साल 1857। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये भारतीय इतिहास का वो भूचाल है जिसने एक ट्रेडिंग कंपनी के साम्राज्य की जड़ें हिलाकर रख दी थीं। ये वो कहानी है जहां बहादुरी, बलिदान और बगावत ने मिलकर आज़ादी के संघर्ष का, कह सकते हैं, पहला अध्याय लिखा। तो चलिए आज उसी चिंगारी की तह तक चलते हैं जिसने पूरे हिंदुस्तान में एक आग सी लगा दी थी। हम सिपाही हैं, गुलाम नहीं। ये चर्बी का मामला नहीं, ये हमारे धर्म का अपमान है। ये आवाज थी 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के एक सिपाही मंगल पांडे की। जरा सोचिए, इस एक लाइन में कितना गुस्सा और स्वाभिमान भरा है। वो गुस्सा जो 100 साल की गुलामी के बाद उबल रहा था। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस एक सिपाही की आवाज पूरे देश की हुंकार में कैसे तब्दील हो गई। दरअसल मंगल पांडे की बगावत तो सिर्फ वो चिंगारी थी जिसने बारूद के एक बहुत बड़े ढेर में आग लगा दी थी। और ये बारूद, ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी नीतियों से पिछले कई दशकों में धीरे धीरे जमा किया था। ये एक ऐसी आग थी जो अंदर ही अंदर सुलग रही थी, बस भड़कने का इंतजार कर रही थी। इस असंतोष की आग को समझिए कि 4 तरफ से हवा मिल रही थी। पहला, राजनीतिक तौर पर, जहां एक एक कर रियासतों को निगला जा रहा था। दूसरा, आर्थिक नीतियां जो भारत को जैसे निचोड़ रही थीं। तीसरा, सामाजिक और धार्मिक मामलों में दखलंदाजी, जिससे लोगों को लगने लगा था कि उनकी पहचान ही खतरे में है। और चौथा, सेना, जो कंपनी की ताकत का आधार थी, उसी के अंदर भेदभाव का लावा उबल रहा था। राजनीतिक कब्जे के लिए अंग्रेजों के पास एक बड़ा हथियार था, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। कहने को तो ये एक प्रशासनिक पॉलिसी थी, लेकिन असल में ये रियासतों को हड़पने का एक सीधा साधा बहाना था। इसके मुताबिक अगर किसी राजा का अपना कोई बेटा नहीं होता तो वो गोद लिए हुए बेटे को अपना वारिस नहीं बना सकता था और उसका राज सीधे सीधे कंपनी के कब्जे में चला जाता। ये सिर्फ जमीन छीनना नहीं था, ये तो भारतीय परंपरा और परिवार की अवधारणा पर एक सीधा हमला था। और इस नीति का असर, अरे वो तो फौरन दिखने लगा। देखते ही देखते भारत का नक्शा ही बदल गया। सतारा, जैतपुर, संभलपुर, उदयपुर, नागपुर, एक के बाद एक कई रियासतें एक झटके में ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गईं। और हाँ, इस लिस्ट में एक नाम झांसी का भी है, जो आगे चलकर इस विद्रोह का सबसे बड़ा प्रतीक बनने वाला था। अब आते हैं आर्थिक मोर्चे पर। कंपनी की नीतियां भारत को जैसे कंगाल बना रही थी। नई लगान व्यवस्थाओं ने किसानों की कमर ही तोड़ दी। उधर इंग्लैंड के बने माल के लिए भारत के बाजार खोल दिए गए, जिससे यहाँ के कारीगर और बुनकर पूरी तरह बर्बाद हो गए। इतना ही नहीं, बॉम्बे में एक इनाम कमीशन बिठाया गया। उसने जमीनों के पुराने कागजात मांगे। अब जिन हजारों परिवारों के पास कागज नहीं थे, उनकी पुश्तैनी जमीनें उनसे छीन ली गईं। और फिर बात आ गई समाज और धर्म पर। अब देखिए, अंग्रेजों ने सती प्रथा पर रोक लगाने जैसे कुछ सुधार तो किए, लेकिन उनका तरीका और उनके बाकी काम लोगों के मन में गहरा डर पैदा कर रहे थे। मिशनरी स्कूलों में बाइबल पढ़ाना हो, रेलवे को जाति तोड़ने की साजिश बताना हो, या फिर 1856 का वो कानून जिसने सिपाहियों के लिए समुद्र पार करना जरूरी कर दिया, इन सब बातों से लोगों को लगने लगा था कि अंग्रेज उन्हें ईसाई बनाना चाहते हैं। तो माहौल पूरी तरह तैयार था, बस एक चिंगारी की कमी थी। और वो चिंगारी आई एक नई एनफील्ड राइफल के रूप में। इसके कारतूस को इस्तेमाल करने से पहले दांत से छीलना पड़ता था। और बंगाल की सेना में ये अफवाह आग की तरह फैली कि इस कारतूस पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है। अब देखिए, गाय हिंदुओं के लिए पवित्र थी और सूअर मुसलमानों के लिए हराम। ये एक ऐसा कदम था जिसने हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों को एक ही डर और एक ही गुस्से में लाकर खड़ा कर दिया। तो बस उस एक कारतूस ने सब कुछ बदल दिया। जो आग अब तक अंदर ही अंदर सुलग रही थी, वो अब चर्बी वाले कारतूस की चिंगारी से एक ज्वाला बन चुकी थी। बगावत की पहली लपट उठने को तैयार थी और इसकी शुरुआत हुई बैरकपुर छावनी से। इसके बाद जो हुआ वो बहुत तेजी से हुआ। 29 मार्च को मंगल पांडे ने बगावत की। 8 अप्रैल को उन्हें फांसी दे दी गई और वो इस विद्रोह के पहले शहीद बन गए। उनकी शहादत की खबर जब मेरठ पहुंची तो 9 मई को 85 सिपाहियों ने नए कारतूस इस्तेमाल करने से साफ इनकार कर दिया। अगले ही दिन 10 मई को पूरी मेरठ छावनी ने बगावत कर दी, अपने साथियों को आज़ाद कराया और दिल्ली चलो का नारा लगाया। और सोचिए, सिर्फ एक दिन में 11 मई को ये विद्रोही दिल्ली पहुंच गए और बूढ़े हो चुके मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का शहंशाह घोषित कर दिया। दिल्ली पर कब्जा सिर्फ एक शहर पर जीत नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक मोमेंट था, एक ऐलान था। और इस ऐलान की गूंज पूरे उत्तर और मध्य भारत में सुनाई दी।
अब ये लड़ाई सिर्फ सिपाहियों की नहीं रही थी। कानपुर, लखनऊ, झांसी, बिहार जैसी जगहों पर राजे रजवाड़े और आम लोग भी इस जंग में कूद पड़े थे। इन्हीं में से एक थी रानी लक्ष्मीबाई। जब हड़प नीति के तहत अंग्रेजों ने उनके गोद लिए बेटे को राजा मानने से इनकार कर दिया और झांसी पर कब्जा करना चाहा, तो उनकी एक हुंकार ने इतिहास रच दिया। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। उनकी ये आवाज सिर्फ एक रानी की नहीं थी, ये अपने सम्मान के लिए लड़ने वाले हर हिंदुस्तानी की आवाज बन गई। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ झांसी में नहीं लड़ी जा रही थी, हर तरफ से नायक उठ खड़े हो रहे थे। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने अपने बेटे के लिए जंग का ऐलान कर दिया। कानपुर में नाना साहब अपनी छीनी हुई पेंशन के लिए लड़ रहे थे और उनके सेनापति तात्या टोपे अपनी गुरिल्ला युद्ध नीति से अंग्रेजों की नाक में दम किए हुए थे। और बिहार में तो 80 साल के जमींदार कुंवर सिंह ने ऐसी बहादुरी दिखाई कि वो आज भी वहां के लोकगीतों में जिंदा हैं। इतनी बहादुरी, इतनी कुर्बानियां और शुरुआती सफलताएं भी, लेकिन इन सब के बावजूद ये विद्रोह साल भर के अंदर ही कुचल दिया गया। अंग्रेजों ने इसे बहुत ही क्रूरता से दबाया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? इतनी बड़ी लड़ाई नाकाम क्यों हो गई? और इस नाकामी के बाद हिंदुस्तान का भविष्य कैसे हमेशा हमेशा के लिए बदल गया? इसकी नाकामी की कई बड़ी वजहें थीं। सबसे पहली बात, एक यूनिफाइड लीडरशिप की कमी थी। हर नेता अपने इलाके में तो लड़ रहा था, लेकिन कोई एक साझा प्लान नहीं था। दूसरी बड़ी वजह, संसाधनों का भारी अंतर। विद्रोहियों के पास जज्बा था तो अंग्रेजों के पास एक ग्लोबल साम्राज्य की ताकत थी, नए हथियार थे और टेलीग्राफ जैसी तकनीक थी। और सबसे अहम बात, ये विद्रोह पूरे भारत में नहीं फैला। दक्षिण भारत और पंजाब जैसे बड़े इलाके शांत रहे। यहाँ तक कि ग्वालियर और हैदराबाद जैसी कई बड़ी रियासतों ने तो अंग्रेजों का साथ दिया। विद्रोह हार गया, ये सच है, लेकिन इसके नतीजे बहुत बड़े और दूर तक जाने वाले थे। लंदन में बैठी संसद को ये समझ आ गया कि एक कंपनी के भरोसे अब भारत को नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म किया गया और भारत सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन आ गया। यहीं से ब्रिटिश राज की औपचारिक शुरुआत हुई। गवर्नर जनरल का पद अब वॉइसरॉय कहलाने लगा और सेना को बांटो और राज करो की नीति पर फिर से बनाया गया। जिन समुदायों ने विद्रोह किया था, उनकी भर्ती कम कर दी गई और जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, उन्हें मार्शल रेस यानी लड़ाकू कौम का दर्जा देकर सेना में प्राथमिकता दी गई। तो क्या 1857 की क्रांति को एक नाकाम कोशिश माना जाए? अगर सिर्फ सैन्य नजरिए से देखें तो शायद हाँ, लेकिन इसका जो असली असर हुआ वो युद्ध के मैदान पर नहीं बल्कि हिंदुस्तान की चेतना पर हुआ था। यही वजह है कि इसे अलग अलग नज़र से देखा जाता है। अंग्रेजों ने इसे हमेशा सिपाही विद्रोह यानी सिपोई म्यूटिनी कहा, ताकि इसे सिर्फ कुछ भटके हुए सैनिकों की बगावत साबित किया जा सके। लेकिन वीडी सावरकर जैसे भारतीय राष्ट्रवादियों ने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया। ये सिर्फ नाम का फर्क नहीं है, ये नजरिए का फर्क है। एक इसे अनुशासनहीनता कहता है तो दूसरा इसे देशभक्ति की पहली संगठित कोशिश मानता है। लेकिन इस बहस से भी ऊपर उठकर देखें तो 1857 की असली जीत थी एक नई सोच, एक नई चेतना का जन्म। ये पहली बार था जब एक राजा, एक किसान और एक सिपाही, अलग अलग धर्म और जाति के लोग एक साझा दुश्मन के खिलाफ एक साथ खड़े हुए थे। भले ही वो ये जंग हार गए, लेकिन उन्होंने एक ऐसी विरासत छोड़ी जिसने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, ये सिर्फ नाम नहीं रहे, ये आज़ादी के संघर्ष की मशाल बन गए। तो आखिर में सवाल यही है, 1857 महज एक बगावत थी या एक राष्ट्र की नींद से जागृति? शायद इसका जवाब इस बात में है कि इस विद्रोह ने जो चिंगारी लगाई थी उसे पूरी तरह बुझने में 90 साल और लगे, लेकिन 1947 में वही चिंगारी आज़ादी का सूरज बनकर चमकी।